वो सिगरेट सुलगाकर होठों से लगाते हुए उसके गहरे गहरे कश ले रहा था। दिल में आज फिर से दर्द की लहर सी उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल अंदर ही अंदर मसल रहा हो। आज उसे फिर से उस जालिम की याद आ रही थी, पर वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था, खुद को बेबस महसूस कर रहा था। कभी कभी इंसान जिसे मोहब्बत करता है उसे देख तक नहीं सकता, और अगर देख भी ले तो उन जज्बातों को छुपाना पड़ता है जो दिल में होते हैं। वो एक आखिरी रात जो उसकी जिंदगी को महकाने के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन उस एक रात के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे बाकी बचे थे। वो उसके आखिरी स्पर्श को आज भी अपने दिल से महसूस करता था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर उस सितमगर के लिए गुस्सा भी भरा हुआ था। मोहब्बत के दावे किए थे उसने, लेकिन ये मोहब्बत तो नहीं थी ना। मोहब्बत में तो विश्वास सबसे पहले ज़रूरी होता है। विश्वास के बिना मोहब्बत की नींव नहीं रखी जा सकती, और उसने विश्वास नहीं किया था अभिजीत पर। हर कोई अभिजीत जोशी पर उंगली उठा रहा था, उसे इल्ज़ाम दे रहा था, जबकि वो भी आंखों में अविश्वास लिए उसे देख रही थी। और जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे थे, तुम सजा के हकदार हो अभिजीत, तुमने बहुत गलत किया है, और फिर उसी पल अभिजीत का दिल टूटकर बिखर गया था। उसने एक बार भी अभिजीत से नहीं पूछा था कि अभिजीत, क्या ये सच है या झूठ? एक बार तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे होठों से सुनना चाहती हूँ। उसने तो खड़े खड़े ही फैसला सुना दिया था और उसकी ज़िंदगी से निकल कर चली गई थी। और आज इस बात को पूरे 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में एक भी पल, एक भी दिन, एक भी रात ऐसी नहीं हुई थी जब वो दर्द से तड़पा ना हो। उसके जाने से ज़्यादा उसे इस बात का दर्द था कि उसके महबूब ने उस पर भरोसा नहीं किया था, जिसने कभी अपने महबूब के अलावा दूसरी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था। वो भला किसी लड़की के इतना करीब जा सकता था? कृतिका ने एक बार भी नहीं सोचा था, और अपना फैसला सुनाकर उसकी ज़िंदगी से अलग हो गई थी, उसे दुखों के हवाले करके। जबकि अभिजीत ने खुद को बर्बाद कर लिया था, अपना करियर, अपना शौक, सब कुछ तबाह कर दिया था। फ़ोन की बजती घंटी ने उसे अपनी ओर खींचा था। दुखती आंखों को दबाते हुए फ़ोन को देखा और फिर सिगरेट को होठों से निकाल कर एस्ट्रे में मसल दिया। मोबाइल कान से लगा लिया। अभिजीत, कहाँ हो तुम? फ़ोन पर उसकी मामी आशा खुराना बात कर रही थी। आप बताइए, आपको क्या काम है? उसने अपने सर को मसलते हुए पूछा था। अभिजीत, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे जिम की ज़मीन पर एक आदमी ने कब्जा करने की धमकी दी है और मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर अभिजीत के माथे पर बल पड़े थे। चिंता मत करें मामी, आपका मसला हल हो जाएगा, उसने कहा, और फिर कॉल काट कर सागर को आवाज़ देने लगा। उसके बाद सुनील को सब समझाने के बाद वो सुकून से बैठा उसके काम और उसके इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो प्रताप के ऑफिस पहुंच गया। अरे अरे, ओ गुंडे मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो जोर से चिल्लाया था। अभिजीत उसके गिरेबान को पकड़कर उसे उसकी चेयर पर पटक चुका था और उसके सामने उसकी टेबल पर पैर रख दिए। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से चीखा। और जो तुमने किया उसका क्या? आशा लेडी जिम पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो चबा चबा कर बोला तो प्रताप एकदम सन्नाटे में आ गया। वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो जल्दी से बोला था। मेरा भी पर्सनल मैटर है, और ये पेपर साइन कर मामला रफा दफा कर, वरना दूसरी सूरत में तुझे दुनिया से भेजना पड़ेगा। वो पिस्तौल निकाल कर बोला तो प्रताप के माथे पर पसीना आ गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, साइन करो। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना दहाड़ा तो वो होंठ को चलते हुए चुपचाप साइन कर गया था। वो रिलैक्स सा होता, पेपर उठाकर जेब में डालता बाहर की तरफ बढ़ गया था। अब उसका इरादा अपनी मामी आशा खुराना को खुशखबरी देने का था। वो उनके पास उनके जिम पहुंचा तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। तुम बैठो, कुछ खाने को मंगवाती हूँ, आशा जी ने कहा। नहीं मामी जी, मुझे आगे किसी काम के लिए जाना है, वो संजीदा शब्दों में बोला, फिर वहां से पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अभी वो सीढ़ियां उतर रहा था कि उसका किसी से एक जोरदार टकराव हुआ था। कृतिका लंदन की फ्लाइट से आज ही मुंबई पहुंची थी। वो लगभग 5 साल बाद हिंदुस्तान वापस आई थी। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो बाहर ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी। कुछ ही देर में गाड़ी एक जिम के पास जाकर रुकी थी। वो अपना बैग संभालती नीचे उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी से जोरदार टकराव हुआ था। इससे पहले कि वो नीचे गिर जाती, उस इंसान ने जल्दी से उसका हाथ थामकर
उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही उसने निगाह उठाई तो सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो पत्थर बनी रह गई थी। इसमें कोई भी शक नहीं था कि वो अभिजीत था। ठीक हो तुम? उसने संजीदगी से सवाल किया, जबकि कृतिका थूक निगलती हुई धीरे से पीछे हटी थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अभिजीत के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। वो फ़ोन कान से लगाता हुआ सीढ़ियाँ उतरता चला गया, जबकि कृतिका पत्थर बनी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। फिर बोझिल दिल के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अंदर आई, आशा जी उसे देखते ही चहक उठी। अरे मेरी जान, तुम यहाँ क्यों आ गई? उनके सवाल पर वो बगैर जवाब दिए उनके गले से लग गई। क्या हुआ मेरा बच्चा, परेशान क्यों हो? आशा जी ने पूछा। बुआ जी, मैंने अभिजीत को देखा। वो जेल से कब छूटा? वो होंठ कुचलते हुए बोली। ये सुनकर आशा जी के चेहरे पर एक साया सा लहराया था, मगर दूसरे ही पल वो खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराने लगी। आया होगा किसी काम के लिए। इस बिल्डिंग पर एक हमारा अकेला ही तो जिम नहीं, और भी बहुत से ऑफिस हैं। तुम छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। वो निगाहें चुराकर बोली। चलिए ठीक है, कृतिका ने ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और आशा जी के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। वो लोग खुराना हाउस पहुंचे तो आरती जी सामने ही बैठी थीं। कृतिका को देखते ही उन्होंने अपनी बाहें फैला दी तो वो जल्दी से उनकी आगोश में जा समाई। कितनी देर तक आरती उसे गले से लगाकर रोती रही। आरती जी ने अपने बेटे अभिजीत और कृतिका को लेकर कितने ही ढेरों सपने सजाए थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उनका बेटा दरबदर हो गया था और कृतिका भी आज पूरे 5 साल बाद घर वापस लौट रही थी। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई तो आरती जी ने उसे फ्रेश होने के लिए कमरे में भेज दिया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आई तो ईशा सोफे पर बैठी थी। कृतिका के आने की खबर सुनकर ईशिका दौड़ी दौड़ी अपने घर से कृतिका से मिलने के लिए चली आई थी। कृतिका ऐसी देश छोड़कर लंदन गई थी कि ईशिका की शादी में भी नहीं आ पाई थी, और ईशिका की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। दीदी, ईशिका उसे देखते ही चिल्लाकर बोली और उसके गले लग गई। बहन को गले लगाकर कृतिका के दिल को एक बड़ा सुकून मिला था। सगे रिश्तों के नाम पर बस उसके पास यही एक बहन का रिश्ता बाकी बचा था। बाकी सब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सब के बीच वो आशा जी की मोहब्बत को भुला नहीं सकती थी, जिन्होंने उन दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों के प्यार की कमी को महसूस नहीं होने दिया था। दोनों बहनें इस मामले में लकी थीं कि उन्हें आशा जी जैसी अच्छी औरत मिल गई थी। कैसी हो मेरी जान? कृतिका बहन को गले से जोर से भींचते हुए बोली थी। बिल्कुल ठीक, आप बताओ, ईशिका ने एकदम चहक कर कहा। फिर उसके साथ ही सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। कृतिका से उसके इतने सालों की बातें की कि उसने लंदन में क्या क्या किया, कितने दोस्त बनाए, जबकि कृतिका भी उससे उसके पति दिव्यांश के बारे में पूछ रही और ईशिका उसे हंस हंस कर सारी बातें बताती रही कि दिव्यांश बहुत अच्छे हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग खाने पर बैठे थे, एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। तुमने अपने घर नहीं जाना ईशिका? आशा जी ने पूछा तो कृतिका चौंक कर ईशिका को देखने लगी। नहीं बुआ जी, मैंने दिव्यांश को फ़ोन कर दिया है कि आज की रात मैं नहीं आऊँगी, मुझे अपनी दीदी के पास रहना है। ईशिका ने जल्दी से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ आया करो, आशा जी ने कहा। उनके अंदाज पर ईशिका का रंग फीका पड़ गया। हैरत से अपनी बुआ जी को देखने लगी। क्या हो गया है बुआ जी, रहने देना, मैं इतने सालों बाद आई हूँ, हम दोनों को ढेर सारी बातें करनी है, कृतिका ने कहा। जब मैंने कह दिया तो फिर कह दिया, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और बातें करने के लिए ज़रूरी नहीं कि रात को यहाँ रुका जाए, फ़ोन पर भी तो बातें हो सकती हैं ना, आशा जी ने साफ ठंडे अंदाज में कहा। ईशिका गुस्से से कृतिका को वहीं छोड़कर चली गई। कृतिका उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर आशा जी ने उसे डपट कर खाने के लिए कहा तो वो दिल ही दिल में उलझते हुए खाने पर झुक गई। खाना खाने के बाद ईशिका तो ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी, जबकि ईशिका के जाने के बाद वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल भी चुकी थी और अब आरती जी और आशा जी से बैठी ढेर सारी बातें कर रही थी। बातों के बीच समय का पता ही नहीं चला और फिर जब नींद आने लगी तो उठकर कमरे में चली आई, लेकिन कमरे में आते ही उसे बहुत सी यादों ने घेर लिया था। ये कमरा, ये बेड उसे बहुत कुछ याद दिलाने लगे थे। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी अभिजीत की बाहों में इस बेड पर लेटी है। अगले ही पल उसने अपना सर झटका था। उसके दिल में गुस्सा सा भरने लगा था। वो गलत था, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था, तभी तो विदाई से पहले ही मेरे साथ रिश्ता बनाया और फिर एक दिन
जब फिर से जबानी के हाथों मजबूर हुआ तो मेरी ही बहन इशिका के साथ। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाई थी और दर्द से आंखें बंद कर ली। और अब वो गुमसुम सी विंडो से बाहर चांद को देख रही थी। दिल जैसे उदास हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक होने पर वो चौंक कर होश की दुनिया में आई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो आशा जी और आरती जी खड़ी थीं। अगर तुम बुरा न मानो तो कुछ बात करनी है तुमसे, आशा जी ने बैठते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको क्या बात करनी है। आप शायद यही कहना चाहती हैं ना कि मैं अभिजीत को एक मौका और दूं, क्योंकि आप फ़ोन पर भी दबे अंदाज में कई बार ये बात कह चुकी हैं। लेकिन मैं उस इंसान को कभी भी कोई और मौका नहीं दूंगी। मेरा और उसका डिवोर्स होगा बस, उसने एकदम फैसला लेते हुए अंदाज में कहा, जबकि उसकी इस बात पर आरती जी की आंखें भीग गई थीं। तो वहीं आशा जी ने भी अपने दिल पर हाथ रखा था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती बुआ जी, और प्लीज़ आरती आंटी आप आंसू मत बहाएं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आशा जी से निगाहें हटाकर उसने आरती जी से कहा, जो उसके फैसले पर आंसू बहाने लगी थीं। लेकिन आप ही सोचिए, मैं एक ऐसे इंसान को कैसे स्वीकार करूं जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया। मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उसने। मुझसे मोहब्बत का दम भरता रहा, जबकि उसकी नीयत मेरी भोली भाली मासूम सी कम उम्र बहन पर ख़राब हुई थी। वो भीगे अंदाज में बोली, लेकिन इस कसूर के लिए वो 3 साल की सज़ा काट चुका है कृतिका। आरती जी ने भीगी आंखें पोंछते हुए बेटे की साइड लेनी चाहिए। जेल काटने की वजह से उसके गुनाह भूल जाऊं क्या, या फिर मेरा दिल फिर से पहले जैसा हो जाएगा जो उसकी इस घिनौनी हरकत को देखकर टूटकर चकनाचूर हुआ था। वो कड़वे अंदाज में बोली, तलाक के बाद क्या करोगी? तुम किसी और से भी तो शादी करोगी ना, और पता नहीं कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला नया इंसान कैसा होगा। आरती जी ने कमज़ोर अंदाज में कहा, वो जैसा भी होगा मगर अभिजीत नहीं होगा। प्लीज़ अब उस पर और कोई बात नहीं होगी। आप लोग जाकर आराम कीजिए, मुझे भी सुबह सुबह उठकर हॉस्पिटल जाना है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पहला दिन ही ख़राब गुजरे। बेहद ठंडे अंदाज में बोलते हुए वो उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी, तो वो दोनों चुपचाप उठकर वहाँ से चली आईं। उनके जाते ही सुरमई आंखों में उतरने वाले आंसुओं को वो रोकने लगी। क्या कुछ नहीं याद आया था? फिर उसने बड़ी ही बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ गई। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर हार्दिक सिन्हा ने उसका स्वागत किया था। उनके साथ पूरे अस्पताल का राउंड लगाने के बाद वो ऑफिस जाकर बैठी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक नर्स भागती हुई आई। सर, एक इंसान जख्मी हालत में लाया गया है, उसे गोली लगी हुई है, वो भी एक नहीं 3-3। उसका ब्लड काफ़ी निकल चुका है और हम उसकी गोली निकालना चाहते हैं, मगर वो कह रहा है कि उसे बेहोशी की दवाई नहीं चाहिए, नर्स ने घबराए हुए अंदाज में कहा था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हार्दिक सिन्हा उठकर खड़े हुए थे। चलो आओ देखते हैं कौन पागल इंसान है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कृतिका भी हल्का सा मुस्कुराती हुई उनके साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ी थी। वहाँ पहुँचे तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी थी जो सर झुकाए बैठा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही वो करीब आई, उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो एक ही पल में धक से रह गई। वो तो अभिजीत जोशी था। वो भी उसे देखकर चौंक गया था। उसके कंधे, बाजू और पेट से खून निकल रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीगी हुई थी। खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से अभिजीत को अपने सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी उस दुश्मन जान को देखा था। ओ माय गॉड, प्लीज़ आप लेट जाएं, आप देखने दीजिए क्या मसला है, डॉक्टर सिन्हा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले थे। लेट जाता हूँ, लेकिन खबरदार, जो तुम में से किसी ने भी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो। अभिजीत उन लोगों को वार्निंग देते हुए सीधा लेट गया। उसके जिस्म में 3-3 गोलियां लगी थीं। कृतिका हैरान और परेशान से उसके चेहरे की ओर देख रही थी, जहाँ तकलीफ के भाव तो थे मगर वो जाहिर नहीं कर रहा था। खून निकलने से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी और जिसकी वजह से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहा था और अपनी आंखें खोले हुए था। कृतिका उसकी हालत पर होंठ भींचे खड़ी थी। डॉक्टर हार्दिक ने चेकअप करते हुए उसकी तरफ देखकर सर ना में हिलाया। हमें बेहोशी देनी होगी क्योंकि जख्म काफ़ी गहरा है, डॉक्टर हार्दिक संजीदगी से बोले। कृतिका ने गहरा सांस भरा था और अभिजीत के पास जाकर उसका हाथ थामा। वो हैरान सा उसकी तरफ देखने लगा। प्लीज़ डोंट आर्गूमेंट, हमें बेहोशी देनी होगी आपको,
वरना तकलीफ बढ़ जाएगी, कृतिका ने सपाट अंदाज में कहा। अभिजीत ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। तुम्हारे से मुझे इलाज नहीं करवाना, जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोला, जबकि कृतिका का दिमाग भी गुस्से से तप गया। मुझे भी तुम जैसे इंसान का इलाज करने का कोई शौक नहीं है, मगर कर रही हूँ तो अपना फर्ज समझकर। तुम अपना काम करो और मुझे अपना फर्ज निभाने दो, वो भी गुस्से से अपनी टोन में आते हुए बोली। अपनी बातों के बीच वो डॉक्टर को इशारा कर चुकी थी कि इंजेक्शन दे दें, और डॉक्टर ने मौका पाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। जब तक अभिजीत को समझ पाता, इंजेक्शन उससे लग चुका था। उसने गुस्से से घूरकर अपने सामने खड़ी कृतिका को देखा था, जबकि वो तंज से मुस्कुराती हुई अपने हाथों में ग्लव्स पहनने लगी थी। वो बेहोश हुआ तो डॉक्टर हार्दिक और कृतिका अपना काम शुरू करने लगे थे। कितनी ही बार उसका हाथ बुरी तरह कांपा था आज। हालांकि वो पिछले 2 साल से लंदन के अस्पताल में ऑपरेट करती थी। ऑपरेशन कामयाब रहा था। कुछ देर के बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। कृतिका थकी हुई सी ऑफिस में आकर बैठ गई। क्या आरती आंटी को बताऊं या नहीं? वो होंठ को चलते हुए उलझन का शिकार थी। फिर सर झटक कर फाइलें देखने लगी। शाम को जब घर पहुंची तो सब लोग चाय पर उसी का इंतजार कर रहे थे। वो भी उनके साथ जाकर बैठ गई। अभिजीत को 3-3 गोलियां लगी थीं और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो इस बात को छुपा नहीं सकती थी और इसीलिए उसने ये बात घर में बताने का फैसला किया था। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर के बाद उसने धीरे से कहा। सब उसकी ओर देखने लगे थे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? आशा जी ने मुस्कुराकर पूछा। दरअसल आज अभिजीत को अस्पताल लाया गया था, उसे गोलियां लगी थीं, उसने बताया, जबकि आरती जी का रंग एकदम पीला पड़ गया था। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? वो एकदम से तड़प कर बोली और फिर अपना दुपट्टा चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आरती रिलैक्स हो जाइए, हम अभी चलते हैं उसे देखने, आशा जी ने आरती के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था। कृतिका अपनी बुआ जी को देखकर रह गई थी। कितना बड़ा हौसला था कि उन्होंने अपनी विधवा नंद का साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि अभिजीत उनकी भतीजियों के साथ इस कदर बुरा कर चुका था। कुछ देर के बाद वो लोग ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए चले गए थे, जबकि कृतिका आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई थी। मगर आराम कहाँ था उसके नसीब में। आज से 5 साल पहले ही आराम ख़त्म हो चुका था। वो कितनी जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी, मगर अब तो हंसना ही भूल गई थी। सारी सोचों को झटकने के बाद वो सोने के लिए अपने बेड की तरफ आई थी। अभिजीत को जब होश आया तो गर्दन घुमाकर देखा, आरती जी और आशा जी उसके सामने ही बैठी थीं और आंसू बहा रही थीं। मेरे बच्चे कैसे हो? आरती जी ने उसके माथे पर प्यार करते हुए तकलीफ भरे अंदाज में पूछा था। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? अच्छी तरह जानती हैं ना मेरे दुश्मन कितने हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनकी नज़र में आप लोग आएँ। कम से कम मामी जी, आपको मम्मा को समझाना चाहिए था। वो आशा जी की तरफ देखते हुए बोला। ये सब कैसे हुआ? आशा जी ने पूछा। छोड़िए इस बात को, वो सर झटक कर बोला। जो लोग मेरी प्रॉपर्टी की ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने किया है ना ये सब? आशा जी ने होंठ को चलते हुए पूछा। वो जवाब में चुप रहा। छोड़ दो ये सब बेटा, और जो भी हकीकत है वो सब कृतिका को पता होनी चाहिए, ताकि तुम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सको, आशा जी ने कहा। आप में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताएगा। मैं क्यों बताऊं उसे? जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था, तो मुझे भी उसे भरोसा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सब लोग मेरे खिलाफ थे तो मेरा साथ देने की बजाय उन लोगों के साथ खड़ी थी जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे, मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। उसने मेरी उम्मीदों का खून किया था मामी जी, और मेरी उम्मीदें मर गई थीं। और अगर उम्मीदें मर जाए ना तो फिर ख्वाब जलकर ख़त्म हो जाते हैं, और ख्वाब जल जाएं तो रात के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वो कड़वे अंदाज में बोलता चला गया। आरती जी और आशा जी बेबसी से उसे देख कर रह गई थीं। सागर, मम्मा और मामी जी को घर तक छोड़ कर आओ, और प्लीज़ अब दोबारा मुझे इस तरह मिलने के लिए मत आना। वो अपना रुख फेरता हुआ ठंडे अंदाज में बोला। तो वो दोनों दिल ही दिल में जलती कुड़ती वहाँ से निकल गई थीं। अभिजीत अपने जख्मों से उठती दर्द की टीसों को नज़रअंदाज करता कपड़े चेंज करने लगा, क्योंकि उसे अभी अभी वहाँ से निकलना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अस्पताल में किसी तरह का कोई हंगामा हो। अस्पताल से बाहर निकला तो बाहर उसका आदमी गाड़ी लिए खड़ा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठा, बैक सीट से टेक लगाए अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। वो अतीत जो उसकी जिंदगी का एक काला अध्याय बनकर रह चुका था। 5 साल पहले
वो एक खुश रहने वाला और ख्वाबों से भरपूर नौजवान हुआ करता था। उसकी ज़िंदगी में कृतिका के आने से एक नया रंग भर गया था। अभिजीत के पापा की डेथ जब वो 10 साल का था, एक कार हादसे में हो गई थी और तब उसके मामा और मामी उसे अपने घर ले आए थे। उसकी मामी एक बहुत अच्छी औरत थी। उसकी माँ को बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह रखा था और उसका भी बहुत ख्याल रखा था। आशा जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इशिका और कृतिका आशा जी के भाई की बेटियां थीं। आशा जी के भैया भाभी का डिवोर्स हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के रास्ते अलग कर लिए और अपना अपना जीवन साथी चुनकर अपनी खुशियां तलाश कर लीं। पीछे बची मासूम सी 5 साल की कृतिका और 3 साल की इशिका। इन मासूम सी बच्चियों को आशा जी ने अपनी आगोश में समेट लिया। हालांकि आशा जी के भैया और भाभी दोनों ने अपने अपने तौर पर कहा था कि वो बच्चियों को अपने साथ रख लेंगे, लेकिन आशा जी ने उन्हें मना कर दिया था, बल्कि उनसे विनती की थी कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मगन रहो, ये बच्चियां मुझे दे दो। और उन लोगों ने फिर कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। इस तरह आशा जी उन दोनों बच्चियों को अपने घर ले आई थीं और यूं बचपन से ही तीनों बच्चे एक साथ ही एक घर में रहे थे। अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि आशा जी के पति को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। हालांकि उनके इलाज पर उनकी सारी जमा पूंजी लग चुकी थी, लेकिन वो बच न सके। अब आशा जी के पास सिर्फ एक जिम बचा था, जिस पर वो लेडीज़ जिम चलाकर अपने घर का और बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं। तो वहीं आरती जी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थीं। दोनों औरतों ने साथ मिलकर बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। सब बच्चे भी आपस में बहुत घुल मिलकर प्यार से रहते थे और फिर बचपन की ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। कृतिका और अभिजीत दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और एक दूसरे के बिना जीने का ख्याल भी नहीं कर सकते थे। मगर फिर वो एक रात, वो एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था, सबकी ज़िंदगियों को एक नया मोड़ दे दिया था। अभिजीत पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा कि इंसानियत ही शर्म से अपना सर झुका जाए। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इशिका पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इस इल्ज़ाम के चलते उसे पूरे 3 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन ये 3 साल की सज़ा ने उसे इतनी तकलीफ़ नहीं दी थी जितनी तकलीफ़ उसे इस बात ने दी थी कि उसे इशिका को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसे वो अपनी बहन मानता था। 3 साल तक उसने वो सज़ा काटी बिना कुछ बोले। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की, मगर दिल के जख्म अभी तक ताज़ा थे। 6 साल पहले आज उसकी शादी कृतिका से हुई थी। जो उसकी मोहब्बत, उसके बचपन का प्यार था। शादी तो हो गई थी, लेकिन विदाई नहीं हुई थी और दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह गए थे। क्योंकि जब दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाया गया था, तो पंडित जी ने उन दोनों की कुंडली में दोष बताया था और उनकी कुंडली के हिसाब से 1 साल के बाद उनकी शादी की तारीख निकल रही थी। लेकिन कृतिका को लंदन जाना था अपना सपना पूरा करने के लिए और अभिजीत चाहता था कि जब तक वो उसके नाम ना हो जाए उसे खुद से अलग ना करे। और तब पंडित जी ने उसकी जिद को देखते हुए एक मशवरा दिया था कि ठीक है, शादी कर लो, लेकिन विदाई 1 साल बाद कर लेना। इस तरह तुम लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा। और तब पंडित जी की बात को मानते हुए उन दोनों की शादी तो बड़ी ही शांति और सादगी से कर दी गई थी। लेकिन अब दोनों की विदाई करने का इरादा था और बहुत धूमधाम से करने का इरादा था। वो उस वक्त झूले पर बैठी अभिजीत के कंधे पर सर रखे उससे बातें कर रही थी। बुआ जी बता रही थी कि तुम्हारा नेक्स्ट सूट बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो उसके गालों को खींचते हुए बोली तो अभिजीत धीरे से मुस्कुरा दिया था। हाउस जॉब कब से शुरू हो रही है तुम्हारी, और फिर आगे क्या इरादे हैं? वो उसे ऐसे ही बाहों के हिसार में लिए बोला, जाना तो पड़ेगा ना, अब वहीं हॉस्टल में रहूँगी, मगर दिल भी नहीं चाह रहा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी तो नहीं है ना। वो अफसोस करते हुए बोली, तो दफ़ा करो यार ये जॉब वगैरह, रोमांस करते हैं। वो शरारती अंदाज में बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम जानते हो ना, शुरू से ही डॉक्टर बनने का जुनून है मेरा, और तुम्हें एक्टर बनने का था तो तुम तो बन गए, अब मुझे भी बनने दो ना। उसके कंधे पर सर रखकर बोली, कोई बात नहीं, 2 साल की ही तो बात है, फिर उसके बाद यहीं पर जॉब करना, और इतना तो वेट कर ही लूँगा। उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए वो उसके माथे पर भी अपने होंठ लगा गया था और कुछ देर के बाद वो दोनों अंदर की ओर बढ़ गए।
आज उसकी दूसरी मूवी की शूटिंग थी। उसकी पहली मूवी काफ़ी हिट गई थी और लड़कियों का उस पर काफ़ी क्रेज था। वो अपनी शूटिंग पूरी करके घर पहुंचा तो आशा जी लॉन्च में बैठी इशिका को डांट रही थी। क्या हो गया है, क्यों डांट रही है मामी जी मेरी छोटी सी गुड़िया को? वो मुस्कुराते हुए बोला तो इशिका जल्दी से उसके पास आई थी। उसका बाजू दबाकर खड़ी हो गई। प्लीज़ अभिजीत, बुआ जी को समझाइए ना, मुझे जाने दें पार्टी पर, वो जिद्दी से अंदाज में बोली थी। अभिजीत, आप बीच में मत बोलो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह पार्टीज में जाइए। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। बाहर जाकर बहुत हंगामा करती है और फिर देर रात तक वापस आती है और मैं इसके इंतज़ार में बुरी तरह परेशान होती रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद इसका पार्टीज में जाना। और फिर कृतिका होती तो फिर बात और थी। मैं इसे अकेले नहीं भेजूंगी। आशा जी ने उसकी बात काटते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। प्लीज़ अभिजीत, मुझे जाना है, वो मुंह बिसूर कर बोली। ओके मामी जी, अगर मैं इशिका के साथ चला जाऊं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? उसने पूछा तो आशा जी चुप हो गई। अब तुमने उसकी हर जिद पूरी करने की ठान ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या देख रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं, अभिजीत ने कहा। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, थैंक यू सो मच, उसके गले लगते हुए बोली। तो अभिजीत ने उससे सर को थपथपाकर उसे तैयार होने को कहा और फिर उसे कमरे में भेजता हुआ खुद भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद वो दोनों पार्टी में मौजूद थे। हर एक की निगाहें अभिजीत की तरफ उठी थीं। उसे देखते ही लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह उसकी तरफ भागी आई थीं। अभिजीत सबसे माफ़ी मांगता हुआ एक साइड पर जाकर बैठ गया था। वो बहुत थका हुआ था, सुकून चाहता था, आराम चाहता था। वो बस इशिका की जिद पर उसे पार्टी में लेकर आया था क्योंकि वो इशिका को उदास नहीं देख सकता था। ओ माय गॉड इशिका, ये लड़का तुम्हारा कौन है? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है कितना फेमस है वो, और तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो एक साथ, इशिका की दोस्त ने कहा तो इशिका एकदम से चौंक गई। पागल हो क्या? मेरी बहन के पति हैं। इशिका ने सर झटकते हुए जूस का गिलास होठों से लगाया था। तुम पागल हो क्या? अपनी बहन के लिए इसे छोड़ोगी? अरे यार, खुद के लिए सोचो, इतना हसीन और कूल बंदा। मैं तो ऐसे इंसान को कभी न छोड़ती, अपने साथ बंद करके रखती। और वैसे मुझे भी लगता है कि अभिजीत शायद तुम्हें पसंद करता है। अब देखो ना, तुमने बताया कि तुम्हारी खातिर वो यहाँ पार्टी में आ गया। हालांकि वो पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करता। उसकी दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश शुरू कर दिया था और इस बार वो चुप रही, मगर निगाहें अभिजीत की तरफ उठी थीं जो एक आदमी के साथ मुस्कुराते हुए कोई बात कर रहा था। 18 साल की इशिका पहली बार अभिजीत को किसी और निगाहों से देखने लगी। अभिजीत ने उसके कहने पर पार्टी में उसके साथ कपल डांस भी किया था और फिर उसी वक्त से इशिका की नज़रें उस पर बदल गई थीं। उसका दिल किसी और ही अंदाज में धड़कने लगा। गाड़ी में भी वो उसे चोरी चोरी देखती रही। सही तो कह रही थी उसकी दोस्त, कितना खूबसूरत था, जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक, कि लड़कियां उसे देखकर एक पल में अपना दिल हार बैठें। और फिर इशिका ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभाला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं अभिजीत को किसी और का नहीं होने दूंगी। उसने एक नज़र अभिजीत को देखते हुए मुस्कुराकर सोचा। क्या बात है, क्यों चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो? अभिजीत ने उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी को टर्न लिया था, जबकि वो उसके टोकने पर बुरी तरह से हड़बड़ाई थी। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। वो जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगी और अभिजीत बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया था, इस बात से अनजान कि वो लड़की उसके बारे में अब और ही कुछ सोचने लगी है जो आगे चलकर सबकी जिंदगियों को बर्बाद और तबाह करने वाला था। अगले आने वाले दिनों में वो अभिजीत के आसपास ही रहने लगी थी, यहाँ तक कि इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन भी उससे लेने लगी। अभिजीत के लिए इशिका छोटी बहनों की तरह थी और उसका ख्याल वो कृतिका की वजह से रखता था, क्योंकि वो कृतिका को बहुत प्यारी थी। मगर इशिका इस बात का गलत मतलब लेने लगी थी। धीरे धीरे करके पूरा 1 साल गुजर चुका था। अभिजीत की शोहरत अब आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचने लगी थी और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी को 1 साल होने वाला था और वो सबके सामने ऐलान करके अपनी शादी की डेट फिक्स करने वाला था। वो इस वक्त भी कृतिका से बात करके पार्टी की थीम अपने मैनेजर को सेंड करके फ्री हुआ था कि इशिका अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं और गाल भी लाल हो रहे थे। उसकी हालत देखकर अभिजीत बुरी तरह परेशान हो गया था। क्या हो गया गुड़िया? अभिजीत के पूछने की देर थी कि वो अभिजीत के सीने से लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी।
क्या हुआ गुड़िया? अभिजीत उसके यूं रोने से एकदम से परेशान हो गया था और उससे पूछने लगा, आप आप कृतिका दीदी से शादी मत कीजिए, मैं आपको उनके साथ नहीं देख सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, जबकि अभिजीत ने झटके से उसे खुद से दूर किया था और अब उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। वो तो सदमे में चला गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने जो सुना है वो सच सुना है या फिर सिर्फ उसके कान बज रहे थे। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। उसने खुद को तसल्ली दी कि जरूर उसने कुछ गलत सुन लिया है। अभिजीत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप कृतिका दीदी से शादी करें। आप प्लीज उन्हें छोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। मैं आपके बिना मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी थी। जो उसके दिल में था वो अपनी जबान पर ले आई थी और सब कुछ साफ साफ अभिजीत के सामने बोल दिया, जबकि अभिजीत को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। हालांकि उसकी बात सुनकर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। आप नहीं करेंगे ना ये शादी? आप कृतिका दीदी को तलाक दे देंगे ना? उनसे विदाई नहीं लेंगे ना? मेरे साथ शादी करेंगे ना आप अभिजीत? वो उसके बाजू को थामे जिद्दी से अंदाज में बोलती जा रही थी, तो अभिजीत उसे खुद से पीछे धकेलता हुआ दूर हुआ था। लेकिन इशिका अपने होश में कहाँ थी? वो दोबारा से अभिजीत के सीने से लिपट गई थी। मुझे मत छोड़ना अभिजीत, मैं जी नहीं पाऊंगी। जबकि अभिजीत के वजूद में अब गुस्से के मारे एक करंट सा लगा था। उसके कान साए साए करने लगे थे। उसने एक झटके से इशिका को खुद से दूर किया था और फिर उसी गुस्से से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना इशिका, वरना काट कर यहीं जमीन में दबा दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से चिल्लाकर बोला था। लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी थी, बल्कि रोते हुए अपने आंसू हथेलियों से साफ कर रही थी। लेकिन अभिजीत को वो लड़की अपनी आंखों के सामने जहर लग रही थी। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी 18वीं सालगिरह मनाई थी सब लोगों ने। वो तो उसे छोटी सी बच्ची समझता था, लेकिन उसके मन में कितनी गंदगी भरी हुई थी। अपने बहन के पति पर ही गलत नज़र रखे हुए थी। उसके बाजू को दबोचते हुए वो उसे दरवाजे तक लाया था। उसे जोर से बाहर धकेल कर दरवाज़ा जोर से उसके मुंह पर बंद किया था और बाल मुट्ठियों में जकड़ते इधर उधर टहलने लगा। ये सब क्या हो गया था? मेरे किस अंदाज से वो मेरे बारे में इस तरह सोचने लगी? वो सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कुड़ता जा रहा था। मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया था। अगले दिन घर में पार्टी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही थीं। पूरा मीडिया इस पार्टी को कवरेज करने वाला था। वो कब से कृतिका से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे बात नहीं हो पा रही थी। अभिजीत बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान आ चुके हैं, आशा जी ने अंदर आते हुए कहा तो वो सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। और तैयार होने के बाद वो फिर से कृतिका को कॉल कर रहा था, मगर कृतिका थी कि कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। कुछ देर के बाद कृतिका का मैसेज आया था, सॉरी जान, मुझे एक सेमिनार में जाना है और बहुत ज़रूरी जाना है। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए ये पार्टी रखी है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी। कृतिका के मैसेज पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो गुस्से से खौलता हुआ बाहर निकला तो आरती जी और आशा जी उसका इंतजार कर रही थीं। बेटा, कृतिका कहाँ रह गई? पता नहीं किया तुमने? सारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं और तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, आरती जी ने पूछा। वो नहीं आ रही, उसके लिए सेमिनार बहुत ज़रूरी है। आप बाहर जाकर मेहमानों से माफ़ी मांग लें। आशा जी की बात पर वो गुस्से से बोलता हुआ वापस अपने कमरे में आकर अपना कोट उतारकर गुस्से के मारे दूर फेंक चुका था। टाई की नॉट लूज कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर इशिका अंदर दाखिल हुई थी। जबकि इशिका को अपने कमरे में देखकर अभिजीत का गुस्से के मारे पारा एकदम से हाई हुआ था। एक तो कृतिका का गुस्सा, ऊपर से इशिका का सामने आना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वो गुस्से के मारे चिल्लाया था। जब से इशिका ने उसके ऊपर अपने जज्बात जाहिर किए थे, वो उस पर ऐसे ही गुस्सा करने लगा था, मगर वो उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते उसके पास आकर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमा गई। वो इस वक्त पूरी तरह सजी धजी उसके सामने मौजूद थी। खूबसूरत नेट की लॉन्ग फ्रॉक में वो उसके सामने खड़ी थी। अपने हुस्न के जलवों से उसे घायल करने के इरादे से उसके कमरे में आई थी। उसे बेड पर धक्का दे गई। देखो ना अभिजीत, दीदी को अपने करियर से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है उन्हें, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। इतने ज़रूरी दिन पर उन्हें आपको सरप्राइज़ देना चाहिए, बल्कि
आपने उन्हें सरप्राइज़ दिया और वो तब भी नहीं आई। वो आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है, जबकि मैं हूँ अभी इसी वक्त आपको अपना तन और मन सब सौंपने के लिए तैयार हूँ। उसके करीब होते हुए वो बोली तो अभिजीत ने गुस्से से उसके बाजुओं से खींचकर पीछे की ओर धकेला था। अपनी हद में रहो इशिका, और आइंदा से मेरे सामने इस तरह की बात की तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। अब जाओ यहाँ से, वरना। वो उसे वार्निंग देते हुए लाल अंगारे जैसी आंखों से घूरते हुए बोला, एक बात याद रखिए, आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई और नहीं मिलेगी। और हाँ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। वो भी गुस्से से बोली, फिर एक झटके से वहाँ से चली गई। अब पानी सर से गुजर चुका है, मुझे कृतिका को बताना ही होगा। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बेबसी से सोच रहा था, लेकिन नहीं जानता था उससे पहले ही एक बहुत बड़ा तूफान उन दोनों की जिंदगियों में आने वाला था। पूरी रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। 3-4 बजे के करीब जाकर उसकी आंख लगी थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सुबह 7 बजे तक पड़ा सोता रहा था, वरना वो हमेशा ही 5 बजे उठ जाया करता था और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता, जिम करता, उसके बाद घर आकर नाश्ता करता था। अभी भी वो हल्की नींद में था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पर कोई साया सा झुका है। लेडी परफ्यूम की खुशबू उसके नाक से टकराई तो उसके होश ठिकाने आए थे। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि इशिका दोबारा उसके कमरे में आई थी। उसने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था और एकदम से उठकर बैठ गया। ये क्या हरकत है अभिजीत? कृतिका गुस्से भरी आवाज़ पर बोली तो उसकी अधूरी आंखें पूरी खुली थीं। वो जल्दी से सीधा होकर बैठा तो देखा कृतिका जमीन पर गिरी उसे शिकायती नज़रों से घूर रही थी। वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठा। सॉरी यार, मुझे लगा कोई और है, वो बेध्यानी से बोलता, जल्दी से उससे उठाता बेड पर बिठा गया। मेरे अलावा तुम्हारे इतने पास और कौन आ सकता है, इडियट कहीं के। अपनी मूवी की किसी हीरोइन को ख्याल कर लिया होगा ना तुमने। ओ गॉड, मुझे लग रहा है मेरे पाँव में मोच आ गई है, वो एकदम ही रुहासी होकर बोली थी। हाँ तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी सुबह सुबह आ जाओगी मेरे कमरे में, वो कान की लौ मसलते हुए बोला। तो क्या करती, मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि तुम्हारा दिल मैंने तोड़ दिया, इसीलिए सुबह सुबह ही निकल आई थी, वो बोली तो अभिजीत उसे करीब करते हुए अपनी बाहों में कैद कर गया और उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ने लगा, जबकि उसकी बेकरारी पर कृतिका शर्म से लाल हुई थी। वो कभी भी उसके साथ ऐसी शरारतें कर दिया करता था और आज तो कुछ ज़्यादा ही बेकरार होकर उस पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहा था। क्या कर रहे हो अभिजीत, छोड़ो मुझे, वो उसे धक्का देते हुए बोली, मगर वो सर ना में हिलाता, उसे खुद में भींचता, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, कभी उसके गालों पर तो कभी उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ रहा था। अभी वो उसके नरम होठों पर झुकता कि तभी कृतिका चौंकी थी। सामने ही दरवाजे पर इशिका खड़ी थी। अरे इशिका, आओ ना, कृतिका ने कहते हुए जल्दी से उसे पीछे हटाना चाहा, मगर वो उसकी कमर पर पकड़ और भी मजबूत करता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया और कृतिका को पत्थर कर दिया। वो बड़ी मदहोशी में कभी उसका ऊपर वाला होंठ तो कभी नीचे वाला होंठ धीरे धीरे अपने होठों से उलझा रहा था। उसने ये किस जानबूझकर किया था, जबकि इशिका वहाँ से गुस्से के मारे निकलती चली गई। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें, क्या सोचेगी इशिका, वो शर्म से लाल चेहरा लिए बोली। इशिका को पता है यार कि हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ ही महीने में हमारी विदाई है, तो इतना तो चलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ लगाते हुए बोला था। तो कृतिका शर्मा गई। मैं जानती हूँ, लेकिन वो अभी बच्ची है, प्लीज़ उसके सामने तो नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसका दिमाग ख़राब होगा, कृतिका ने झुंझलाते हुए कहा। यार तुम ये सब छोड़ो और मेरे करीब आओ, कितने महीनों के बाद तुम आज मेरी बाहों में आई हो और ऐसे ही जाने दूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, वो बड़े ही सुकून से बोला और फिर उसे कितनी ही देर तक अपने साथ लगाए बैठा रहा और उससे ढेर सारी इधर उधर की बातें भी करता रहा। बस इशिका वाली बात को छोड़कर उसके दिल में कितनी बार आया कि वो इशिका की बात उसे बता दे, मगर उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि कृतिका की खुशी ख़राब करे। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, तुम्हें जो भी काम निपटाना है निपटा लो, फिर हम शाम को बाहर जाकर डिनर करेंगे, वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोली तो वो सर हाँ में हिला गया। वो कृतिका से ज़्यादा नाराज़ कहाँ रह सकता था और कृतिका को ये बात मालूम थी, तभी तो वो पार्टी में नहीं आई और सुबह सुबह आकर उसे मना भी लिया था और वो कितनी जल्दी मान भी गया था।
शाम को कृतिका ने उसकी लाई हुई ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जो फुल स्लीव्स वाली साड़ी थी। वो जब तैयार होकर बाहर आई तो अभिजीत आरती जी की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। चलें अभिजीत? उसने पास आकर पूछा। हाँ जरूर, माँ की गोद से सर उठाते हुए वो जल्दी से बोला, और दोनों इजाज़त लेकर निकलने ही वाले थे कि इशिका ने पीछे से आकर से आवाज़ दे दी, मुझे भी साथ लेकर जाए ना, आपको पता है ना मैंने कौन सा कहीं जाना होता है, प्लीज़ ले जाओ ना, इशिका ने पास आकर कहा। तो कृतिका ने उलझन भरे अंदाज में अभिजीत की ओर देखा था, जिसका चेहरा एक पल में ही लाल हो गया था। इशिका, ये मेरा और कृतिका का पर्सनल डिनर है और मैं इस डिनर में किसी और को लेकर नहीं जा सकता। हम कल चलेंगे पूरी फैमिली के साथ, अभिजीत ने संजीदगी से कहा। हाँ, आप लोगों को तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इशिका ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कृतिका अचानक से नरम पड़ गई। अच्छा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो, कृतिका ने कहा। तो अभिजीत ने गुस्से के मारे जोर से मुट्ठी भींच ली। कृतिका, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डिनर करना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहता हूँ, और किसी के साथ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले रहना है। अगर तुम्हें इससे साथ लेकर जाना है तो ठीक है, बाकी सबको भी साथ ले जाओ और सबके साथ जाकर बाहर डिनर कर लो। मैं अपनी शूटिंग पूरी करवाता हूँ, जब तुम्हारे पास टाइम होगा फिर हम अकेले चलेंगे, नो प्रॉब्लम, वो गुस्से से बोला था। तो उसके अंदाज पर सब लोग पत्थर बने रह गए। वो कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि इशिका को लेकर तो कभी भी नहीं। इशिका को वो छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता था, उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होने देता था, और ना ही कभी उसने कृतिका से इस अंदाज में बात की थी। लेकिन आज तो उसके अंदाज ही बदले हुए थे और उसकी ये बात सबको हैरान कर गई थी। इशिका तो हिचकियों में रोने लगी थी और अभिजीत को आरती जी ने काफ़ी डांट लगाई थी, जिसकी वजह से वो नाराज होकर कृतिका के बगैर चला गया था। और कृतिका कितनी ही देर कमरे में जाकर बैठी बुरी तरह बेचैन होती रही। उसे अभिजीत का ये रवैया बहुत परेशान कर रहा था। वो पहले ऐसा तो कभी नहीं था, अब उसे क्या हो गया था कृतिका को समझ न आया। अभिजीत आधी रात को घर वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा था। उसने आज सुबह ठीक से खाना नहीं खाया था, तो अब बहुत तेज भूख लग रही थी। वो किचन में आया और अपने लिए खाना निकाल कर पलटा ही था कि किचन के दरवाजे पर कृतिका को देखकर चौंक गया। फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। कृतिका भी उसके पीछे पीछे टेबल तक आई थी। वो उससे उम्मीद कर रही थी कि वो उससे खाने के बारे में पूछेगा, लेकिन अभिजीत तो लगातार उसे इग्नोर किए जा रहा था। मैंने भी खाना नहीं खाया, कृतिका ने पास आकर भीगे शब्दों में कहा। तो फिर मैं क्या करूं? अभिजीत का चलता हुआ मुंह एक पल के लिए रुक गया था। खा लेती अपनी बहन के साथ जाकर होटल में, मैंने कौन सा तुम्हें रोका था, वो सपाट अंदाज में बोला। तो कृतिका रोती हुई वहाँ से पलट गई। अभिजीत ने चम्मच जोर से प्लेट में पलटकर अपना सर थाम लिया। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सारा खाना ट्रे में रखकर वो कृतिका के कमरे में आया। वो कृतिका की नाराज़गी कहाँ देख सकता था, और उसके आंसू तो अभिजीत की जान निकाल लेते थे। और ये बात भी उसे कहाँ गवारा थी कि कृतिका सुबह से भूखी बैठी थी। ये सोचकर वो बुरी तरह बेचैन हो गया था, इसीलिए वो खाने की ट्रे लेकर कृतिका के कमरे की ओर बढ़ गया था, लेकिन इस बात से अनजान कि आज की रात ऐसी रात थी जो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाती। कुछ भी नहीं बचना था किसी के पास। इशिका, कृतिका और अभिजीत तीनों की जिंदगियां बर्बाद होने वाली थीं आज की इस रात में। अगर उसे पता होता तो कभी भी कृतिका के कमरे में न जाता, जहां आज की रात उन दोनों का मिलन होना था। जज्बातों की रौ में दोनों ही बहकर एक दूसरे में समाने वाले थे। तो वहीं इशिका उन दोनों के मिलन के नाजुक पलों को अपनी आंखों से देखने वाली थी और फिर बदले की आग में एक बहुत बड़ा गेम प्लान करेगी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग कल इसी समय पर अपलोड किया जाएगा। आखिरी भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।